सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने कवर किए एग्रीगेट डिमांड वाले टॉपिक्स। हमने देखा एग्रीगेट डिमांड काम कैसे करता है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। एग्रीगेट डिमांड बनता कैसे ये भी हमने देखा, 4 सेक्टर्स अलग अलग देखे। आज मैं उसके आगे वाला टॉपिक आपको कंप्लीट कराऊंगा जो कि है एग्रीगेट सप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें एग्रीगेट सप्लाई की। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई भी एग्रीगेट डिमांड जैसा ही है। जैसे हमने डिमांड पढ़ के आए 11th क्लास में, तो उससे रिलेटेड मैंने एग्रीगेट डिमांड आपको समझाया था। अब सेम हम सप्लाई भी पढ़ के आए हैं क्लास 11th में, उसी से रिलेटेड सप्लाई भी अपन समझेंगे। तो सप्लाई होता क्या था? सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई से आगे अगर देखा जाए तो सप्लाई क्या होता था? तो सप्लाई इज बेसिकली टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच ऑल द सेलर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल। ठीक है, कि जितने भी सेलर हैं एक मार्केट के अंदर, या कोई भी एक इंडिविजुअल सेलर है मार्केट के अंदर, वो जो भी चीज सेल करना चाह रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? सप्लाई बोलेंगे। एक निर्धारित समय पर, एक निर्धारित प्राइस पर। ठीक है, सो इट इज अ टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a particular seller is willing and able to sell at a particular period of time at a particular price is known as supply. अब एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है सर? तो एग्रीगेट सप्लाई इज बेसिकली कि सप्लाई में हमने क्या पढ़ा? इंडिविजुअल। एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी? वही चारों सेक्टर्स की। इट इज अ टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which all the 4 sectors are willing and able to sell। वो जो चारों सेक्टर्स हैं वो क्या क्या चीजें विल कर रहे हैं और एबल, उनके पास एबिलिटी भी है सेल करने की, उसको हम क्या बोलेंगे? एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है सर? एग्रीगेट सप्लाई इज अ टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच ऑल द 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी is willing and able to sell at a particular period of time at a particular price is known as aggregate supply। अब एग्रीगेट सप्लाई सर डिमांड जैसे ये, जैसे हमने एडी देखा था, तो एडी किसके बराबर होता था? सी प्लस आई के बराबर होता था। वैसे तो कैसा होता था? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये होते क्या क्या थे? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स। बट हम क्योंकि 2 सेक्टर मॉडल पढ़ते थे, तो हमने क्या पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड कैसा बनता है? सी प्लस आई। ऐसी एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो काय से मिलकर बनती है? वो बनती है कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ऑफ द कस्टमर। जो हमारा हाउस होल्ड है उन्होंने सेव कितना किया है प्लस उन्होंने पैसा कितना खर्च कर रहे हैं, उन दोनों चीजों से मिलाकर बनती है क्या? एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है? एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है नेशनल इनकम के। वाई के बराबर होती है किस चीज के? नेशनल इनकम के बराबर होती है सर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है AS is equals to C plus S और AD equals to C plus I। ये आगे जब अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे उस जगह पर काम आएगा। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई सर C plus S होता है। वही सेम इसको एक, इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, अपन देख लेते हैं। ये इसका तो एक सिंपल ही है कि एग्रीगेट सप्लाई का अगर अपन शेड्यूल बनाएं तो हमारे पास इनकम है। इनकम हम मान लेते हैं 0 से स्टार्ट हुई, 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। सेम अगर हम क्या क्या है वो कंजप्शन प्लस सेविंग। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कंजप्शन पहले वाले पे रहा 40, दूसरे पे रहा 120, तीसरे पे रहा लगभग मान लेते हैं 200, देन 280, देन 360, देन 440। ये सब इमेजिनरी नंबर्स है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर यही रहता है। सेविंग मान लेते हैं कि जब हम पहली बार वो कर रहे थे तो हम सेव कर रहे थे कितना? माइनस का 40, दूसरी बार माइनस का 20, तीसरी बार 0, चौथी बार लगभग हम कैसे सेव कर, ये निकल कैसे आ रहा है? इनकम में से कंजप्शन माइनस करता जा रहा हूं तो सेविंग आ जा रही है। ठीक है, देन प्लस का 20, देन प्लस का 40, देन प्लस का 60। ठीक, इस तरीके से हमारी क्या निकल के आ रही? सेविंग निकल जाएगी। अब सर AS निकाल लो। AS क्या होता है? C plus S। पहला वाला 0, दूसरा 100, देन तीसरा 200, देन चौथा 300, देन 400, देन 500। सो हो गया। देखो
ये इसके बराबर ही आ रहा है, ए एस इक्वल्स टू सी प्लस एस के बराबर ए एस हो रहा है, प्लस ए एस इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। क्या हमारी नेशनल इनकम इनकम के बराबर है, ए एस है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है इसका शेड्यूल। बात करें कर्व की तो सबसे सिंपल कर्व बनता है एक 45 डिग्री एंगल से नीचे से बिल्कुल पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ऊपर कर्व बनाएंगे, दैट विल बी योर एएस कर्व और इनकम कर्व, ठीक है। ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मेरी एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। दिस इज नोन एज एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल एंड एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है। बेसिकली छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इतने कोई खास टॉपिक्स नहीं है। मेजर जो टॉपिक्स हैं वो इसके बाद वाला है, ठीक है। जब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपन फिर इसके आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है इट इज कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है अब सर? ये है मेजरली टॉपिक जिनमें से आपको सवाल आएंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है, बेसिकली इस पूरे चैप्टर में तीन ही है, कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन। सबसे पहले बात करें कंजप्शन। फंक्शन, कंजप्शन फंक्शन होता क्या है? तो बेटा ध्यान रखना, जहां पर भी फंक्शन लिखा है तो आपके इक्वल्स टू के इस तरफ वाली वैल्यू और इक्वल्स टू के दूसरे तरफ वाली वैल्यू के बीच में आपको चीजें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, तो सर इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। कंजप्शन और इनकम के बीच में जो फंक्शनल रिलेशन है वो क्या कहलाएगा? कंजप्शन फंक्शन। लिख भी दे रहा हूं मैं, इट इज अ functional relationship between consumption and income। कंजप्शन और इनकम के बीच का फंक्शनल रिलेशन क्या कहलाता है? कंजप्शन फंक्शन कहलाता है, ठीक है। कैसा इनकम और कंजप्शन के बीच का रिलेशन? सपोज मान लेते हैं कि ये एक हमारा कर्व है, ठीक है। अपन ने दोनों कर्व बनाना सीख चुके हैं। कंजप्शन कर्व कहां से बनता है? फ्रॉम वाई एक्सिस। हमेशा कंजप्शन कर्व कहां से स्टार्ट होगा बेटा? फ्रॉम वाई एक्सिस। इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझा चुका हूं, ये आपका सी हो गया। और अभी हमने इनकम कर्व बना के आए हैं, वो कैसा बनता है? इस तरीके से, फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा क्या? कंजप्शन फंक्शन का कर्व, जहां पे इनकम और कंजप्शन दोनों दिखाई दे रही है। अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? तो सबसे पहला पॉइंट इज कंजप्शन कर्व। कंजप्शन कर्व कहां से स्टार्ट हो रहा है? कंजप्शन कर्व ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, इट नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। भले ही हमारी इनकम जीरो हो लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ चीज कंज्यूम करेंगे, बिकॉज इट इज अ बेसिक ह्यूमन नेचर कि हम भले ही कुछ नहीं कमा रहे हो लेकिन हमारी कुछ बेसिक नेसेसिटी होती है, उस पर हम पैसा खर्च करते हैं। कहां से खर्च करते हैं? सेविंग से निकाल के खर्च करते हैं, ठीक है। या तो सेविंग से निकाल के खर्च करेंगे या फिर लोन लेकर खर्च करेंगे या उधार लेकर, जिसको अपन बोलते हैं, खर्च करेंगे। लाइक वही सेम एग्जांपल कल वाला कि आप लोग कुछ नहीं कमा रहे हो बट फिर भी आप आपकी जो बेसिक नेसेसिटी विच इज रोटी कपड़ा मकान, वो तो खर्चा कर रहे हो। तो वो जो खर्चा हो रहा है इट इज नोन एज कंजप्शन, ठीक है। और उसको, उस कंजप्शन को क्या बोलते हैं? इस वाले कंजप्शन को ऑटोनॉमस कंजप्शन। क्या बोला जाता है इसको? ऑटोनॉमस कंजप्शन, जो कि डिफाइन होता है सी बार से। तो कंजप्शन कर्व ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, इट नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजप्शन। ऑटोनॉमस कंजप्शन के कारण कंजप्शन कर्व कहां से स्टार्ट होता है? हमेशा वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है और इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ये हमेशा कैसा रहता है? अपवर्ड मूविंग होता है। अपवर्ड मूविंग क्या होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी मैं मेरा कंजप्शन भी बढ़ाता जाऊंगा। एक भी रुपए इनकम नहीं थी तो मैं 100 रुपए खर्च कर रहा था, बेसिक नेसेसिटी पे खर्च कर रहा था। 10,000 इनकम हो गई, 10,000 के हिसाब से खर्च करने लगा, और 1 लाख इनकम हो जाएगी तो 1 लाख के हिसाब से खर्च करूंगा। दैट्स व्हाई इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजप्शन भी बढ़ता जाएगा। सेकंड बात करते हैं इनकम कर्व का। तो इनकम कर्व तो अपन देख ही रहे हैं। इनकम कर्व कैसा है? हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि इनकम डे बाय डे बढ़ती ही है किसी की, ठीक है। ऐसा अपन मान के चलते हैं कि इनकम जो है वो बढ़ रही है। फिर आते हैं तीसरे टॉपिक पर, यहां से मेजर टॉपिक्स स्टार्ट होते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट।
इंटरसेक्शन पॉइंट। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, पॉइंट ई मान लेते हैं अपन इसको, है ना। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, पॉइंट ई, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब कि जहां पर ये एक ऐसा पॉइंट है सर जहां पर मेरी इनकम और मेरा कंजप्शन दोनों कितना है? बराबर है। कि अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो 100 ही खर्च कर दे रहा हूं, मैं कोई चीज सेव नहीं कर रहा हूं। इट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। फोर्थ, बिलो ब्रेक इवन पॉइंट। बिलो ब्रेक इवन पॉइंट, बिलो ब्रेक इवन पॉइंट, ये वाला जो पूरा है, ये पूरा एरिया क्या शो कर रहा है? ये पूरा एरिया शो कर रहा है डिस सेविंग। ये क्या शो कर रहा है? डिस सेविंग। व्हाट डू यू मीन बाय डिस सेविंग? डिस सेविंग मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कंजप्शन तो ज्यादा हो रहा है लेकिन इनकम उतनी ज्यादा नहीं है। मतलब मैं कमा 100 रुपए रहा हूं लेकिन मैं खर्च 200 रुपए कर रहा हूं, तो वो जो समय, वो जो एरिया है वो क्या कहलाएगा? डिस सेविंग। कैसे खर्च कर रहा हूं मैं 200 रुपए? ऑफकोर्स सी बात है, किसी ना किसी से या तो मैं उधार लेके कर रहा हूं, मैं लोन लेके, या फिर जो मेरी पुरानी सेविंग होगी उसमें से निकाल के कर रहा हूं। इज नोन एज डिस सेविंग। और इसके बाद आता है अबव ब्रेक इवन पॉइंट। अबव ब्रेक इवन पॉइंट, ये क्या सिचुएशन कहलाती है? ये सिचुएशन कहलाती है सेविंग। सेविंग की सिचुएशन है ये कि इसके बाद मेरा कंजप्शन कम हो गया और मेरी इनकम क्या हो गई है? बढ़ गई है। कि अब मैं इनकम 300 रुपए कर रहा हूं और कंज्यूम कितना हो रहा है? 200, 220, 250 रुपए कंज्यूम हो रहा है। बाकी का जो 50 रुपए वो काय पे चला जा रहा है? सेविंग पे चला जा रहा है। इट इज नोन एज सेविंग। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है काय के? कंजप्शन फंक्शन के। सबसे पहला, कंजप्शन कर्व कहां से स्टार्ट होता है? वाई से स्टार्ट होता है। क्यों होता है वो? बिकॉज ऑफ द ऑटोनॉमस कंजप्शन। ठीक। देन इनकम कर्व कैसा है? इनकम कर्व स्ट्रेट पैरेलल लाइन है, अपवर्ड स्लोपिंग है ये। ठीक है, ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि इनकम कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। फिर इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है? ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। ये वो समय है जिस समय पर मेरी इनकम और मेरा कंजप्शन दोनों कैसा है? बराबर है। जितना पैसा मैं कमा रहा हूं उतना ही खर्च कर रहा हूं। फिर उसके नीचे वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया, ये क्या कहलाता है? डिस सेविंग का एरिया कहलाता है। डिस सेविंग मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर इनकम कम है और कंजप्शन ज्यादा है। और पांचवा वाला पॉइंट क्या कहलाता है? अबव द ब्रेक इवन पॉइंट। ये कौन सा एरिया कहलाता है? ये कहलाता है सेविंग का एरिया, जहां पर मेरी कंजप्शन कम है और इनकम ज्यादा है। तो होपफुली आपको ये दोनों टॉपिक समझ आए होंगे। मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ होल मैक्रो इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो मैंने आज आपको 2 टॉपिक कंप्लीट कराया। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है वो बताया, उसके अलावा मैंने आपको समझाया कंजप्शन फंक्शन क्या होता है। तो अपन ने इस पूरे चैप्टर के 3 टॉपिक खत्म कर चुके हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजप्शन फंक्शन। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कितनी प्रोपेंसिटी होती है कंज्यूम की। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा सेविंग फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन। फिर एक्सटेंशियल, एक्सपोज सेविंग, ये सारी चीजें मोस्ट प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने समझाया था आपको, 3, 4 या 5 वीडियोस में ये पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ध्यान से पढ़ना। होपफुली आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।